आतंकवाद पर मुझे याद है कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कहीं, आपको गृह मंत्री शिवराज पाटिल से कुछ शिकायत थी कि आप आतंकवाद के मुद्दे पर उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने आपको वैसा रिस्पांस नहीं दिया जैसा आप चाहते थे, गंभीर नहीं थे या कैजुअल थे अपने अप्रोच में। ये सवाल रवैये का है, नीतियों का है। जब तक देश आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मूड नहीं बनाता है, तब तक हम आतंकवाद से भिड़ नहीं सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कैजुअल रवैये से आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ा जा सकता। लेकिन क्या कैजुअल रवैया है? आप गंभीरता से लेते हैं, लेकिन केंद्र सरकार भी जाहिर है वो सरकार चला रहे हैं तो वो भी गंभीरता से आतंकवाद को लेते होंगे। अफजल गुरु को फांसी, इसको क्या कहेंगे? ये सॉफ्ट स्टेट का नमूना है। आतंकवादी को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी, उसके बाद भी आप उसको शोपीस की तरफ बिठाए रखे बैठे हो। क्यों बैठे हो? क्यों तनाव पैदा करते हो? अब आप उसका दूसरा उदाहरण लीजिए। ब्लास्ट हुए अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, जयपुर में, दिल्ली में जामिया नगर में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के बाद अब उस एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस देश में जैसे ही आतंकवादी पकड़ा जाता है, तुरंत एक ग्रुप उनकी मदद में आता है और सबसे पहले आतंकवादियों के परिवारजनों के टीवी इंटरव्यू दिखाए जाते हैं। उनकी मां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं और एक सिंपैथी का वातावरण बनाया जाता है। तीसरे तबके में पुलिस को घेरने का नए नए सवाल मैदान में छोड़े जाते हैं। फिर चौथे में कुछ एनजीओ जाते हैं कि निर्दोषों को पकड़ा जाता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिशियंस आ जाते हैं। फिर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देना और आतंकवादियों को निर्दोष घोषित का ये पूरा हर आतंकवादी घटना के साथ 6-7 चीजें आपको बिल्कुल क्रमवार जुड़ी हुई दिखेंगी। जब तक ये प्लान से चल रहा है, षड्यंत्रकारी व्यवस्था है, ये हम समझेंगे नहीं, हम आतंकवाद से लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन उसके लिए हम भी तो जिम्मेदार हैं। अब आप देखिए, अमर सिंह गए जामिया नगर और उन्होंने उस पर सवाल उठाए। इसी तरीके से कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि सिमी पर बैन नहीं लगना चाहिए, सिमी का साथ देते हैं। तो सरकार भी चाहे आपकी हो या किसी और की हो, क्या करेगी सरकार अगर पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा होगा? पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा नहीं है, सवाल है पॉलिटिकल विल का। वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठना ही पड़ेगा। देश हित सुप्रीम होना चाहिए। निर्दोष नागरिकों की जिंदगी पर खेलने के रवैये बंद होने चाहिए। और ये एक प्रॉक्सी वॉर है, आतंकवाद एक प्रॉक्सी वॉर है। जिस प्रकार से युद्ध के समय वॉर टाइम पर पूरा देश एक बन करके एक स्वर से लड़ता है, मीडिया हो, जुडिशरी हो, एनजीओ हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, सरकार हो, जनता हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, सब एक ही स्वर से आतंकवाद युद्ध के अंदर सेना के साथ खड़े हो जाते, लड़ाई लड़ते हैं। आतंकवाद में प्रॉक्सी वॉर है, पूरे देश को उसी रूप में खड़ा होना ही होगा, तभी जाकर के हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ पाएंगे। अगर लोग अपना अपना उल्लू सीधा करने वाली भाषा बोलते रहेंगे तो देश का भला नहीं होगा। आप अपने भाषण में पहले मियां मुशर्रफ की बहुत बातें करते थे और कहते थे कि सीमा पार से आतंकवाद है। अब तो मुशर्रफ साहब भी नहीं रहे। अब आज भी आतंकवाद स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। उसके सारे आका, उसके प्लानर्स, उसके सप्लायर्स ये विदेशों में हैं। देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण नए बच्चे तैयार हो रहे हैं। और अगर कठोर कानून बनाएंगे तो अच्छे बच्चे आतंकवाद की ओर जाने से बच जाएंगे, उनको हम रोक पाएंगे। और इसलिए कठोर से कठोर कानून की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में जो कानून है वही कानून मुझे गुजरात में करना है। महाराष्ट्र में घटना घटती है, आतंकवादियों के लिए कानून है। 50 मील दूरी पर मेरे यहां घटना घटती है। मैं कानून के लिए 4 साल से दिल्ली सरकार को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। और गुजरात की जनता की चुनी हुई असेंबली ने पारित किए हुए कानून के साथ इस प्रकार का कांग्रेस का रवैया अगले चुनावों में कांग्रेस का बड़ा पक्का हिसाब मांगेगी गुजरात की जनता। मान लीजिए आज आप गृह मंत्री होते, आपके पास कोई है एंटी टेरर प्लान पूरे देश के लिए? पहली बात पार्टी की जगह मान लीजिए आप होते, मैं क्या होता और मैं क्या न होता उसके आधार पर तय नहीं होता। मैं एक सामान्य नागरिक होता, एक स्कूल में टीचर होता, तो भी मैं जरूर सोचता कि देश में जो सरकार है वो सरकार का जीरो टॉलरेंस रवैया होना चाहिए। मैं एक बिल्कुल स्कूल के अंदर छोटा सा क्लार्क होता तो भी मैं बड़ी गंभीरता से कहता कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। ये भिन्न भिन्न तराजू से नहीं तोला जाना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सबके सामूहिक प्रयास होने चाहिए। जिस प्रकार से युद्ध के अंदर हर नागरिक कंट्रीब्यूट करता है,
मैं भी किसी स्कूल का क्लार्क होता, टीचर होता, मैं भी कंट्रीब्यूट करता। इसके लिए मुझे होम मिनिस्टर होकर के सपने देखने की जरूरत नहीं है। एक और आतंकवाद की भी बात हो रही है जो कि उड़ीसा में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है। अभी हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार सॉफ्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि बजरंग दल पर भी बैन लगना चाहिए। उस पर भी तो सॉफ्ट है केंद्र सरकार। पहली बात है, आप घरेलू हिंसा को भी आतंकवाद कह देंगे तो फिर एक बार आतंकवादियों को बचाने का एक खेल है। और संगठनों को प्रतिबंध बनाने की बात करने वाले लोग ये यही नहीं कर रहे हैं कि उनको किसी भी हालत में आतंकवादी संगठनों को बचाना है, इसलिए इस प्रकार के सगुफे छोड़ रहे हैं। ये सारा खेल वही है। मैं जो कह रहा हूं ना कि आतंकवाद को बचाने के लिए नई 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 चीजें खोलते रहना, ताकि लोगों का आतंकवाद की गंभीरता पर से ध्यान हट जाए और आतंकवादियों को बचा करके उनकी वोट बैंक की राजनीति चले, इसी का ये हिस्सा है। लेकिन कंधमाल में भी तो लोगों को बचाना ही होगा ना हमको, उड़ीसा में। कर्नाटक को बचाना चाहिए, हर एक निर्दोष नागरिक को बचाना है, हर निर्दोष नागरिक को बचाना चाहिए। लेकिन ये जो बोला जा रहा है वो तो आतंकवादियों को बचाने के लिए बोला जा रहा है। जी, अब आपसे आखिरी सवाल ये, आपको सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता है और ये कहा जाता है अभी भी, ये एक आरोप है जो कि आज भी स्टैंड करता है। बाकी सबके आप जवाब देते रहे कि आप सुपर चीफ मिनिस्टर हैं। गुजरात में सिर्फ चीफ मिनिस्टर फाइनल वर्ड है, मीडिया से कोई बात नहीं कर सकता, किसी की चलती नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? और क्या आपको लगता है कि ये जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, एट टाइम्स इट हेल्प्स ऑल्सो? पहली बात यह है कि भारत के संविधान के तहत सीएम के ऊपर कोई सुपर सीएम वाली व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो भी है वो चीफ मिनिस्टर वाला मामला है। दूसरी बात है कि एक सरकार 3-3 बार चुन करके आए, 7 साल में उस पर कोई दाग न लगे, वो ऑटोक्रेटिक व्यवस्था से संभव ही नहीं है। फुल फ्लेज डेमोक्रेसी होगी, सारे मिनिस्टर परफॉर्म करते होंगे, सारी ब्यूरोक्रेसी अपना काम करने के लिए नीतियों के आधार पर स्वतंत्र होगी, तभी सफलता मिलती है। पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी तो चुनाव से पहले मुलाकात हुई थी, आज मुलाकात हो रही है, इस संदर्भ में हो रही है। अगली मुलाकात गांधीनगर में होगी या दिल्ली में होगी? आप अहमदाबाद चाहे तो अहमदाबाद करेंगे, आप नैनो जहां बन रहा है उस आनंद में चाहे तो उस आनंद में करेंगे। मेरा समुद्री किनारा है जहां पर नए नए बंदर बन रहे हैं, अगर आप चाहें समुद्र की लहरों के बीच में नए नए बंदर और नया गुजरात जहां निर्माण हो रहा है वहां चाहे तो वहां करेंगे। मेरे टूरिज्म के क्षेत्र बहुत विकसित हो रहे हैं, अगर आपका मन कर जाए तो टूरिज्म के किसी स्पॉट पर हम कर सकते हैं। आपका मन कर जाए, गुजरात एक डेवलपमेंट का नया मॉडल लेकर के आया है, रर्बन, अर्बन नहीं, रूरल नहीं, रर्बन कंसेप्ट। आपका मन कर जाए तो मैं किसी एक नए डेवलप किए गए रर्बन इलाके में ले जाऊंगा, और आपका मन कर जाए तो पाकिस्तान की सीमा पर मेरा रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान को भी मैं कैसे शानदार बना रहा हूं, उसको भी जगह है। मेरे गुजरात में ढेर सारी जगह हैं, आपको मेरा निमंत्रण है, आइए विकास की उस यात्रा में आप भी भागीदार बने। मेरे ख्याल से मुझे आपको मुख्यमंत्री के साथ साथ मार्केटिंग हेड गुजरात की भी पदवी देनी चाहिए। ये मेरा दायित्व है, मेरे गुजरात का ब्रांडिंग करना। ब्रांड गुजरात इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं उसको पूरी ताकत से करूंगा। और मेरा ब्रांडिंग नहीं करूंगा, मुझे उसमें ब्रांड मोदी भी तो बन ही रहा है। मैं मेरा एक ही काम है, ब्रांड गुजरात। चारों जैसे मेड इन जापान है ना, मैं वो दिन देखना चाहता हूँ, मेड इन गुजरात। मेड इन गुजरात और मेड बाय मोदी। जरूरी नहीं है मोदी इस दुनिया में साहब लाखों लोग आके चले गए, कौन पूछता है, मोदी भी चला जाएगा। गुजरात अजरा अमर है, मैं गुजरात की शान के लिए जीने वाला इंसान हूं। मोदी रहे या न रहे क्या जरूरत है। नरेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया।